हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर की डेफिनेशन के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटी ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में और हम लोग जानेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड इनके फॉर्मूलाज के बारे में। ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर की डेफिनेशंस के बारे में, क्योंकि ये तीनों वर्ड हम हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड इनकी डेफिनेशंस को जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। सो द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मेंटल और फिजिकल एफर्ट डन टू अचीव अ पर्पस आर नॉन एज वर्क। मीन्स जिस भी काम को करने के लिए, जिस भी गोल को अचीव करने के लिए हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो मेंटली करें या फिर फिजिकली करें, हम उसमें अपना मेंटल एफर्ट लगाएं या फिजिकल एफर्ट लगाएं एंड उस पर्पस को करने के लिए हम जब कोई भी एफर्ट लगाते हैं सो हम उससे बेसिकली वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम में पास होने के लिए, अब हम पढ़ाई के अंदर अपना मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं, सो इस सिचुएशन में हम एक वर्क कर रहे हैं। अब हम सुबह जॉगिंग करते हैं अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, सो इस सिचुएशन में हम लोग जॉगिंग कर रहे हैं, हम अपने फिजिकल एफर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं हमारी लाइफ में फिट रहने के लिए। सो इन फिजिकल एफर्ट्स को किसी भी पर्पस के लिए जब हम यूज़ करते हैं सो इस एक्टिविटी को हम लोग वर्क कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी की। सो द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डू अ वर्क आर नॉन एज स्ट्रेंथ और एनर्जी। सो जब हमें किसी भी वर्क को करने के लिए जो पावर की, जो शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को पढ़ाई करनी है सो इस पढ़ाई को करने के लिए हमें जो फोकस चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, उसे ही हम लोग एनर्जी कहते हैं। अब जैसे कि हमें रोज़ सुबह जॉगिंग करनी होती है, सो इस जॉगिंग को करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उसी स्ट्रेंथ को हम लोग एनर्जी भी कहते हैं एंड जिसके थ्रू हम किसी भी वर्क को अच्छी तरीके से एंड परफेक्टली कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर की। सो द एबिलिटी एक्ट टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। हमारी वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम किसी भी इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे ही हम लोग पावर कहते हैं। जैसे कि हमारी कोई एक लिमिट सिचुएशंस होती है, एक लिमिट एरिया होता है, एक लिमिट ऑरा होता है जिससे ज़्यादा हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ाई करने की भी कोई एक लिमिट होती है, किसी की 6 घंटे होती है, किसी की 8 घंटे, किसी के 12 घंटे होती है एंड उसी तरह रनिंग करने की भी एक लिमिट होती है। कोई 5 किलोमीटर तक रन कर सकता है, कोई 10 किलोमीटर तक रन कर सकता है, कोई उससे भी ज़्यादा रन कर सकता है, बट सबकी एक एबिलिटी होती है, एक लिमिट होती है एंड इसी लिमिट को, इसी एबिलिटी को हम लोग पावर कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। सो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट्स। अब जब भी हम किसी दो वेक्टर्स का कोई एक प्रोडक्ट करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसे ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। अब हम इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, जिसका पहला वेक्टर है ए एंड सेकंड वेक्टर है बी। अब अगर हमने ए एंड बी वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एंड उनका जो प्रोडक्ट निकाला, सो वो जो प्रोडक्ट रहेगा वो होगा वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है ये मॉड के अंदर रहेंगे, मतलब कि ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी
हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो मॉड के अंदर रहते हैं। क्लियर है? अब हम ये जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कॉस थीटा है इससे और एक तरीके से लिख सकते हैं। ये होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी को भी हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। एंड अगर हम कुछ और फॉर्मूलाज को इसके अंदर अप्लाई करें सो जो आई होता है वो 1 हो जाता है। जब हम आई और आई को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 हो जाता है। जब हम जी और जी को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 हो जाता है। जब हम के और के को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो वो 1 हो जाता है। ये सब हम लोग जानते हैं। उसी तरह जब हम आई और जे को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो वो भी 0 हो जाता है। जब हम आई और के को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। एंड जब हम जे और के को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो वो भी 0 हो जाता है। सो जब हम इन सारी कंडीशंस को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं सो हमारा फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिलता है ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब इस कंडीशंस को हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें किसी सिंगल वेक्टर्स की सम को निकालना पड़ता है। जैसे कि कोई एक वेक्टर है वेक्टर ए एंड वेक्टर ए, एंड जब हमें इन दोनों सेम वेक्टर्स का सम निकालना होता है सो हम इन कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। एंड इन कंडीशंस को जब हम इसके अंदर पुट करते हैं सो हमें देखने को मिलता है ए स्क्वायर। एंड हम इन कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोई कॉमन वेक्टर्स का ही सम निकालना पड़ता है। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क की। अब वर्क की हमने एक जनरल डेफिनेशन तो देख ली, बट अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के हिसाब से वर्क क्या होता है, फिजिक्स वर्क को किस तरीके से डिफाइन करती है, ये अब हम लोग जान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं एंड वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है तभी हम कह सकते हैं कि वर्क डन हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंड पढ़ाई के टाइम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस तो नहीं कर रहे हैं, सो ऐसे सिचुएशन में फिजिक्स के हिसाब से हम कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम चल रहे हैं, नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं, सो इस सिचुएशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी के अंदर फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे आ रहे हैं। सो ऐसे सिचुएशन में हम अपनी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं थ्रू द फोर्स। सो इस सिचुएशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन कैपिटल W इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D, एंड इनका जो फॉर्मूला होता है वो W इक्वल्स टू F.S होता है। एंड इसे हम लोग लिख सकते हैं FS cos थीटा, जहाँ पर जो थीटा होती है उसका मतलब होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे cos थीटा का वैल्यू होता है। एंड इसे हम लोग कई सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर अप्लाई करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्क की, कि वर्क को हम किन अलग अलग टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। सो वर्क जनरली 3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला होता है पॉजिटिव वर्क, सेकंड होता है नेगेटिव वर्क, एंड थर्ड होता है जीरो वर्क। अब तीनों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन को, एंड इन्हें हम लोग डीपली समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें पॉजिटिव वर्क की। सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is same, then we can say that the work is done is known as positive work. Means जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एंड वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, ये जो वर्क हो रहा है ये पॉजिटिव है। जैसे कि हमने एक बॉल को सामने की तरफ पुश किया एंड वो बिल्कुल सीधा ही डिस्प्लेस हो गया, सो ऐसी सिचुएशन में हम लोग पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। बट इनके ऑपोजिट नेगेटिव वर्क होता है। अब नेगेटिव वर्क
बहुत लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा इसके डेफिनेशन को। सो इसे हम लोग समझ लेते हैं। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, मीन्स हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सो इस टाइम हम लोग कहेंगे कि हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क हो रहा है। अब ये कैसे होता है? सो जनरली हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं वॉकिंग का। जब हम लोग चलते हैं सो हमने बहुत बार ये गौर किया होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तभी हम लोग आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। मतलब कि हम फोर्स तो इस डायरेक्शन में पीछे के डायरेक्शन में लगा रहे हैं बट हम मूव तो आगे की डायरेक्शन में कर रहे हैं। सो हम लोग जो वॉकिंग के टाइम में वर्क कर रहे होते हैं वो वर्क जनरली ऑपोजिट वर्क होती है, नेगेटिव वर्क होती है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स के ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। वहीं बात कर ले जीरो वर्क की। सो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड व्हेन आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मीन्स जब अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जिस टाइम पर हम लोग फोर्स तो लगा रहे हैं बट कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एरिया से डिस्प्लेस नहीं हो रही है, सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उस वर्क को ज़ीरो वर्क कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कभी अपने वॉल को पुश करने की कोशिश करें, सो उस टाइम पर अगर हम कितना ही फोर्स क्यों ना लगा लें बट हम अकेला ही उस वॉल को अपने एरिया से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सो इस टाइम हम फोर्स तो लगा रहे हैं बट हमारा जो वर्क है वो ज़ीरो हो रहा है क्योंकि उसका वॉल पर कोई इफेक्ट तो पड़ ही नहीं रहा है। सो इस वर्क को हम लोग ज़ीरो वर्क कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे जानना एंड आगे के लिए हमें इसे समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एनर्जी जनरेटेड बाय वर्ट्यू ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। मीन्स जब भी कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है एंड उसकी मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट हो जाती है उसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इससे हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv², जहाँ पर m उस ऑब्जेक्ट का मास है एंड v उसकी वेलोसिटी है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर ले रहे हैं। एंड इसकी एसआई यूनिट जूल होती है क्योंकि ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है एंड एनर्जी का हमेशा एसआई यूनिट जूल ही होता है। सो इसकी भी एसआई यूनिट जूल रहेगी। अब काइनेटिक एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मदद से काइनेटिक एनर्जी को बहुत अच्छे से एंड ईजिली समझ सकते हैं। सो हाइड्रो एनर्जी होता क्या है? सो जब भी हम लोग हाइड्रो मीन्स वाटर, सो वाटर के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। सो उस जनरेशन को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये जनरेशन बेसिकली बड़े बड़े डैम्स के अंदर होता है। आपने बहुत सारे डैम्स को देखा होगा जैसे सरदार सरोवर डैम, भाखरा नागर डैम एंड ऐसे कई सारे डैम इंडिया में सिचुएटेड हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी हैं। सो इन डैम्स में जब वाटर बहुत स्पीड से मूव हो रहा होता है, सो ऐसे सिचुएशन में वो वाटर के नीचे, उन डैम्स के नीचे कुछ टर्बाइंस प्रेजेंट होते हैं एंड जब वाटर को मूव कराया जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो ये वाटर उन टर्बाइंस को घुमाने का काम करता है, जिसकी वजह से इन वाटर की काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो टर्बाइन मूव करना स्टार्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अभी होता कैसे है? सो जो डैम्स होते हैं वो रिवर के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं एंड रिवर का जो भी वाटर होता है उसे एक जगह रोक के रख लिया जाता है। अब जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना होता है, सो इन डैम्स के अंदर बड़े बड़े गेट्स होते हैं जिसे हम लोग बराज गेट्स कहते हैं। सो जब वाटर इन गेट्स से पास होता है, सो इन गेट्स से पास होने के कारण इन वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मोशन आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स से नीचे की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो
टर्बाइंस प्रेजेंट रहते हैं वो इन फोर्स के कारण, इस काइनेटिक एनर्जी के कारण मूव होना स्टार्ट हो जाता है। एंड उन टर्बाइंस के साथ एक एसी जनरेटर रखा रहता है, जिसकी वजह से उस एसी जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है एंड जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को वाटर की हेल्प से जनरेट कर पाते हैं एंड इसी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।